अंतरिक्ष का एक सामान्य दिन। नासा के सभी मिशन तय टाइमलाइन से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से स्पेस में मौजूद एक स्पेसक्राफ्ट के हालत बद से बदतर हो जाते हैं। वो स्पेसक्राफ्ट बुरी तरीके से कांपने लगता है, जिसके कुछ ही मिनट्स के बाद उसमें मौजूद सारे ही सेफ्टी अलार्म्स बजने लगते हैं। जब तक कोई भी कुछ समझ पाता, उसी के बीच गूंजती है ये आवाज। वेल गाइस, ये वो शब्द थे जो कि अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट जैक सोगर्ट ने घबराई हुई आवाज में ग्राउंड पर मौजूद मिशन कंट्रोल से कहे थे। 3 एस्ट्रोनॉट्स लगभग 3,20,000 किलोमीटर दूर स्पेस के अंधकार में एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए थे जिसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ ये तक किसी को नहीं पता। हालात इतने ज्यादा अजीब हो चुके थे कि उन्होंने अपने जीने की उम्मीदें ही छोड़ दी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते हुए अपोलो 13 मिशन एक ऐसा मिशन बना जिसके बारे में नासा आज तक बात करने से भी डरता है। लेकिन सवाल तो यह है कि जहां एक तरफ अपोलो 11 के बारे में ऑलमोस्ट पूरी ही दुनिया के हर एक इंसान को बताया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपोलो 13 मिशन की जानकारी को छुपाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर क्यों लगाया गया नहीं पता। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सच को जानने के लिए जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। अपोलो 13 मिशन एक ऐसा मिशन जिसकी शायद टाइमलाइन नासा अपने इतिहास से पूरे ही तरीके से मिटाना चाहता है। लेकिन प्रैक्टिकली अपोलो 13 मिशन के साथ क्या हुआ ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस मिशन से पहले दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसी स्पेस में किस तरीके के अजीबोगरीब हालात को फेस कर रही थी। असल में गाइस, साल 1960 के आसपास से ही स्पेस में जाने वाले सभी एस्ट्रोनॉट्स ने बार बार ये क्लेम किया था कि उन्हें स्पेस में ना सिर्फ काफी ज्यादा मिस्टीरियस सी लाइट्स अपने स्पेसक्राफ्ट के आसपास दिखती हैं, बल्कि उनको स्पेसशिप से अजीब सी आवाजें भी आती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेस में वैक्यूम होने की वजह से भले ही बाहर आवाज ट्रेवल ना करे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्योंकि एयर प्रेशर को भी मेंटेन किया जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जाती है, तो इसके अंदर का माहौल आवाज की ट्रेवलिंग के लिए सूटेबल होता है। लेकिन शायद आवाज सुनने की ये फैसिलिटी साल 1969 में अपोलो 10 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को भारी पड़ गई। असल में जब इस मिशन का स्पेसक्राफ्ट मून की फार साइड पे था, तभी अचानक से उनका अर्थ से रेडियो कनेक्शन टूट जाता है। इंटरेस्टिंगली, जैसे ही ये होता है, उनके हेडसेट में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है होना भी चाहिए था। लेकिन उसके बाद आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। असल में इसके कुछ ही मिनट के बाद उन तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स के हेडसेट में एक बेहद ही मिस्टीरियस सा म्यूजिक प्ले होने लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये चीज इतनी ज्यादा अजीब थी कि उन तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स ने उसी समय अपने एक वर्बल स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बोला कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी बात पर आगे चलकर कोई भी विश्वास ना करे, लेकिन इस समय हमारे कानों में एक बेहद ही अजीब सा म्यूजिक प्ले हो रहा है, जिसे सुनकर हमें सुकून और डर दोनों ही लग रहा है। अजीब बात ये थी दोस्तों कि नासा ने आगे चलकर इसको सिग्नल ओवरलैपिंग का केस बताया, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि उन तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स ने यह क्लेम किया कि ये चीज जहां पर भी हो रही थी, मून की उस साइड पर अर्थ से भी सिग्नल नहीं पहुंच सकता। तो प्रैक्टिकली स्पेस की एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी सिग्नल मौजूद है ही नहीं, वहां पर सिग्नल ओवरलैपिंग हो कैसे सकती थी। वेल गाइस, समय आगे बीतता है और फाइनली लॉन्च होता है अपोलो 11 मिशन, जो कि कुछ समय के लिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के लिए भी एक बुरा सपना बन गया था। असल में इस मिशन के दौरान भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने स्पेसक्राफ्ट के सामने अचानक से 2 नीले रंग के गोले आने का क्लेम किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ ही बज एल्ड्रिन ने खिड़की से झांकते हुए इस चीज को कंफर्म भी किया था कि उनके स्पेसक्राफ्ट का एक अजीब सी रोशनी पीछा भी कर रही थी। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि आगे चलकर नासा ने इसके ऊपर ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया कि मे बी उन्हीं का ही स्पेसक्राफ्ट का कोई हिस्सा बाहर जल रहा होगा और इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स को ये भ्रम हुआ होगा। लेकिन अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई थी, तो आखिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून के सरफेस पर पैर रखते हुए क्लियरली ये क्यों बोला था कि हम यहां पर अकेले नहीं हैं। तो देखो गाइज, यहां तक के सारे ही इंसिडेंट देखने के बाद भाई मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये सारी चीजें यार नासा के साथ ही क्यों होती हैं, राइट? बट अफसोस गाइज, इस बार मैं भी गलत निकला।
असल में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट्स टिम पीक ने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 3 अजीब सी रोशनियों को एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में हवर करते हुए देखा था। इंटरेस्टिंगली ये चीज इतनी ज्यादा अजीब थी कि टिम ने घबराकर उस समय इमरजेंसी तक को भी घोषित कर दिया था। फॉर्चुनेटली ये सिनेरियो जितनी जल्दी बिगड़ा था वो रोशनियां उतनी ही जल्दी वहां से गायब हो गई। सबसे ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इस इंसिडेंट को लेकर हमें इतने ज्यादा ऑथेंटिक एविडेंस मिले कि आगे चलकर इसे आज भी एक्स फाइल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। और फाइनली फिर उसके बाद हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉट्स को एक ही झटके में इकट्ठा कर दिया। नवंबर 2003 चाइनीज एस्ट्रोनॉट येंग लिवाई अपने शेंझू 5 स्पेसक्राफ्ट से सिर्फ 21 घंटे की छोटी ट्रिप करने के लिए स्पेस में जाते हैं। इंटरेस्टिंगली जैसे ही वो आउटर स्पेस में पहुंचते हैं वो अपने कमांड बेस को ये रिपोर्ट करते हैं कि उनके स्पेसक्राफ्ट से अजीब सी नॉकिंग जैसी आवाज आ रही है। इस आवाज को डिस्क्राइब करते हुए वो ये बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो कोई लकड़ी का हैमर लेकर मेरे स्पेसक्राफ्ट के ऊपर उसे हिट कर रहा हो। अजीब बात ये थी दोस्तों कि कुछ समय के बाद ये आवाज इतनी ज्यादा तेज आने लगी कि ये उनके माइक्रोफोन से जमीन पर मौजूद बेस तक को सुनाई देने लगी। बट वेट अ सेकंड, आखिर स्पेस में ये आवाज आ कैसे सकती थी? असल में देखो गाइस, इस सिनेरियो की बेस्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टेम्परेचर में सडन चेंज होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट की मेटल सिकुड़ने लगी हो, जिसकी वजह से ऐसी आवाज वहां से प्रोड्यूस हो रही हो। लेकिन दिमाग हिला देने वाली बात यह है दोस्तों कि उस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी सेंसर कोई भी ऐसा डाटा नहीं दे रहा था जिसकी वजह से किसी भी तरीके के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को यहाँ पर घोषित किया जाए। अब गाइस, जैसे ये चीज दुनिया के सामने आती है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज के बहुत से एस्ट्रोनॉट सामने आकर इस चीज को क्लेम करते हैं कि उन्होंने भी स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के अंदर ऐसी ही अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, जिससे काफी हद तक ये बात तो क्लियर हो जाती है गाइस कि बेसिकली स्पेस में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो ये नहीं चाहता है कि हम इंसान उस एरिया में ज्यादा इंटरफेयर करें। तो अब अगर इस पॉइंट पर अपोलो 13 मिशन की बात की जाए तो क्या उनके साथ भी स्पेस में ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी जिन्हें लोगों के सामने कभी लाया ही नहीं गया? शायद हाँ। 11 अप्रैल 1970 की एक शानदार दोपहर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आसमान की ओर शान से टेक ऑफ करता है एक विशाल सैटर्न 5 रॉकेट। इंटरेस्टिंगली इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर कमांडर जिम लोवेल, कमांड मॉड्यूल पायलट जैक सोगर्ट और लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हैज मौजूद हैं। ये लॉन्च इतना ज्यादा स्मूथ होता है कि दुनिया भर के लोगों को ऐसा लगता है कि अपोलो 13 स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नई मिसाल बनेगा। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि अच्छा समय ज्यादा लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं टिकता। असल में इस लॉन्चिंग के सिर्फ 2 ही मिनट के बाद इस रॉकेट के 5 में से एक इंजन काम करना बंद कर देता है। ये खबर इतनी ज्यादा डरा देने वाली थी कि जमीन पर मौजूद स्पेस कंट्रोल मिशन रूम में हड़कंप मच जाता है। अजीब बात यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी नासा के इंजीनियर्स ये हिसाब लगाते हैं कि एक इंजन फेल हो जाने के बावजूद भी हम इस मिशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। और फाइनली उसके कुछ ही घंटे के बाद स्लो स्पीड से ही सही लेकिन अपोलो 13 का ग्रुप पहुंच जाता है आउटर स्पेस में, जिसके कुछ ही देर के बाद इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल रूम से कुछ ऐसा बोलते हैं जिसे सुनने के बाद नासा को भी नॉस्टैल्जिया फील हुआ। पता है वो क्या बोलते हैं? वो एक बार फिर से जिक्र करते हैं उसी अजीब सी चमकती हुई रोशनी का जो कि बार बार सभी अपोलो मिशन में नासा को देखने को मिल रही थी। असल में आउटर स्पेस में पहुंचने के लगभग 3 घंटे के बाद जेम्स लोवेल को ये एहसास होता है कि पिछले काफी लंबे समय से एक चमकदार सी रोशनी उनकी स्पेसक्राफ्ट का पीछा कर रही है। अब देखो गाइस, ऑब्वियस सी बात है कि इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर बहुत ही रेस्पेक्टेड और पढ़े लिखे एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे, तो ये चीज देखने के बाद वो एक ही झटके में ये तो डिक्लेयर नहीं कर सकते थे कि शायद कोई यूएफओ या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग वाला कोई प्लेन उनका पीछा कर रहा है। और ये वो रीजन था जिसके चलते हुए लोवेल इन सारी चीजों को देखने के बावजूद भी नासा के मिशन कंट्रोल रूम से कुछ भी शेयर नहीं करते। लेकिन शायद उनकी ये गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। एक्चुअली लोवेल और उनके बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट्स ये नोटिस करते हैं कि 4 और घंटे बीत जाने के बावजूद भी वो लाइट्स लगातार उनकी स्पेसशिप का पीछा कर रही थी। अब जब ये चीज बहुत लंबे समय तक चलती है तो फाइनली लोवेल अर्थ पर कांटेक्ट करके बेस से ये बोलते हैं कि देखो प्लीज मेरी बात का मजाक मत उड़ाना, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो हमारा पीछा कर रहा है। अब ये चीज सुनने के बाद ग्राउंड स्टाफ उनसे ये बोलता है कि प्लीज इस चीज को इग्नोर कीजिए क्योंकि मे बी आपका भ्रम हो सकता है और जो लाइट आपको दिख रही हो वो ऑब्वियस ही है कि आपके ही स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ रही हो।
लेकिन गाइस सच तो ये है कि ये कहानी यहीं पर ही नहीं थमती। अर्थ से टेक ऑफ करने के लगभग 38 घंटे के बाद अचानक से लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेज कंट्रोल रूम से कनेक्ट करके ये बोलते हैं कि उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक बेहद ही अजीब सी टैपिंग आवाज आ रही है। इंटरेस्टिंगली जब इस आवाज और लाइट्स को देखने की इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्राउंड पर मौजूद स्टाफ उस स्पेसक्राफ्ट की डिटेल्ड ट्रेजेक्टरी को एनालाइज करना शुरू करता है। असल में गाइस जब भी किसी भी सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट को आउटर स्पेस में भेजा जाता है तो पहले से ही मौजूद डेटा को देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट के रास्ते में कोई उल्का पिंड या फिर स्पेस जंक तो मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अजीब बात यह है दोस्तों कि अपोलो 13 के केस में एक बार नहीं बल्कि 3 बार अलग अलग तरीके के सभी डेटा को प्रोसेस किया गया, लेकिन बावजूद इसके भी एक सिंगल डेटा ने भी कोई भी उल्का पिंड या फिर स्पेस जंक होने का 1% का भी चांस नहीं बताया। इवन बात अगर स्पेसक्राफ्ट के सेंसर की भी की जाए तो उसमें भी किसी भी सेंसर ने इंटरनली किसी भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं किया था। तो अब अगर स्पेसक्राफ्ट में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका रास्ता भी पूरे तरीके से साफ है, तो भाई प्रैक्टिकली ये नॉकिंग जैसी आवाज स्पेस में आ कैसे सकती थी? वेल गाइस जब तक इसका आंसर निकल पाता उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अप्रैल 13, 1970 इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में गए लगभग 55 घंटे हो जाते हैं, तभी अचानक से उन एस्ट्रोनॉट्स के इस स्पेसक्राफ्ट में होता है एक बहुत बड़ा धमाका। अजीब बात यह है दोस्तों कि यह धमाका इतना ज्यादा तेज था कि इससे एक ही झटके में पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। सारे ही सेफ्टी अलार्म्स बजने लगते हैं और अचानक से स्पेसक्राफ्ट में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरने लगता है। स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स के साथ साथ जमीन पर बैठे हुए रिसर्चर्स को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने शांत स्पेस में कोई चीज बाहर से इस स्पेसक्राफ्ट को अचानक से हिट कर कैसे सकती थी। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि अब इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए लोगों के पास ना ही प्रॉपर ऑक्सीजन बची थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। तो टेक्निकली जो मिशन अब मून की मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए बनाया गया था, अब वो मिशन बन चुका था इन 3 एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ पर सेफली लाने का मिशन। फाइनली हालत को ज्यादा बिगड़ता हुआ देखते हुए मिशन कंट्रोल रूम ये फाइनलाइज करता है कि इस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद लूनर मॉड्यूल अब इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक सेफ्टी बोट का काम करेगा। असल में अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट के मेनली 3 हिस्से थे। नंबर 1 कमांड मॉड्यूल, ये वो हिस्सा था जिसमें एस्ट्रोनॉट्स नॉर्मली रहते थे और अपनी फ्लाइट को कंट्रोल करते थे। नंबर 2 सर्विस मॉड्यूल, इसमें बेसिकली प्रोपेलर सिस्टम और बाकी के अलग अलग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया था। और तीसरा था ल्यूनर मॉड्यूल, जिसमें बैठकर 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरना था। अब क्योंकि अचानक से वहां के हालत काफी ज्यादा बिगड़ गए तो इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए कमांड मॉड्यूल को पूरे ही तरीके से बंद कर दिया गया, क्योंकि देखो अब इसका इस्तेमाल ना अर्थ पर वापस री एंट्री करने के समय पर किया जाना था। अब इसके बाद ल्यूनर मॉड्यूल में बैठे बैठे एस्ट्रोनॉट्स इस इंसिडेंट के रीजन को ढूंढने में लग जाते हैं। इंटरेस्टिंगली वो इस चीज को नोटिस करते हैं कि जब से ये चीज उनके स्पेसक्राफ्ट के साथ हुई है उन्हें ना ही वो चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही है और ना ही वो अजीब सी टैपिंग वाली आवाज सुनाई दे रही है। उनकी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी ना ही उन्हें और नासा को ये बात समझ में आ रही थी कि अचानक से इस स्पेसक्राफ्ट के साथ हुआ क्या है। वेल गाइस, इसका ऑथेंटिक आंसर आपको अभी कुछ ही पलों में मिलेगा, लेकिन उससे पहले नासा के सामने खड़ा हो चुका था एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन, और वो ये था कि बिना ज्यादा ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करे इन एस्ट्रोनॉट्स को जल्द से जल्द अर्थ पर वापस लाएं कैसे। और फाइनली गाइस उसके बाद सोचा गया एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको कि स्पेस हिस्ट्री में आज से पहले ना ही कभी भी टेस्ट किया गया था और ना ही किसी ने उसके बारे में कभी सोचा भी था। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको यह बताया था कि इस स्पेसक्राफ्ट से एक ल्यूनर मॉड्यूल को भी जोड़ा गया था। असल में इस ल्यूनर मॉड्यूल का खुद का एक स्पेयर इंजन था जिसका की काम चांद पर लैंडिंग के समय ऑन होकर इस मॉड्यूल की स्पीड को मेंटेन करना था। अब क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये तो तय हो ही चुका था कि ये मिशन मून पर लैंड नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक सोल्यूशन ये निकाला गया कि जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट से ऑर्बिट करता हुआ वापस अर्थ की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, उस एक्स्ट्रा ल्यूनर मॉड्यूल इंजन को ऑन करके इसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा ताकि ये स्पेसक्राफ्ट काफी तेजी के साथ अर्थ पर वापस आ सके। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस पूरे ही सिनेरियो में अगर एक भी स्टेप गलत होता तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठा हुआ कोई भी एस्ट्रोनॉट जिंदा ही नहीं बच सकता था, क्योंकि भाई उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन
बची हुई थी। फॉर्चुनेटली नासा का ये प्लान काम कर जाता है और अब वो स्पेसक्राफ्ट तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। हालात इतने ज्यादा गंभीर थे कि एस्ट्रोनॉट्स को भीगे हुए कपड़े और मोजे अपने चेहरे के ऊपर रखने पड़ रहे थे ताकि उनकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ना पहुंच सके। और गाइस, इसके कुछ ही घंटों के बाद फाइनली आया इस मिशन का सबसे टफ फेज, जो कि था अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करना। असल में इस री एंट्री के लिए उन्हें अपने उस सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग करना था जिसमें ये सारी चीजें शुरू हुई थी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस सेपरेशन को करने के बाद खुद से दूर जाते हुए सर्विस मॉड्यूल को देखकर तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स के भाई लिटरली होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस मोमेंट पर उन्हें यह पता चलता है कि भाई उस सर्विस मॉड्यूल की एक वॉल तो उड़कर स्पेस में ही गायब हो चुकी थी, जो प्रैक्टिकली आउटर स्पेस में किसी भारी इंपैक्ट के होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अप्रैल 17, 1970 फाइनली ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री को स्टार्ट करता है और उसके बाद छा जाता है एक गहरा सन्नाटा। लगभग 5 मिनट तक बेस सेंटर का इस स्पेसक्राफ्ट से कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मानो वो हो गया है जिसे टालने के लिए वो पिछले काफी दिनों से ईडी चोटी तक का जोर लगा रहे थे कि तभी फाइनली सुनाई देती है ये आवाज, Houston, we are safe. और फाइनली पूरी ही दुनिया की सांसों में सांसें ये देखकर आ जाती है कि ये तीनों ही एस्ट्रोनॉट से सही सलामत अर्थ पर लैंड कर चुके हैं। लेकिन सवाल तो अब भी यहीं पर ही खड़ा होता है कि भाई आखिर इनके साथ हुआ क्या था। असल में गाइस, आगे चलकर नासा ने ये क्लियर किया कि एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के चलते हुए एक ऑक्सीजन सिलेंडर डैमेज हो गया था और इसी का ही रिजल्ट ये हुआ जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले वीडियो में बताया था। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि जब वो सर्विस मॉड्यूल इन एस्ट्रोनॉट से दूर जा रहा था तो इन तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स ने क्लियरली ये देखा था कि ये जो कुछ भी डैमेज हुआ है ये अंदर से बाहर की तरफ नहीं बल्कि बाहर से अंदर की तरफ हुआ था। यानी कि भले ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर डैमेज हुआ हो लेकिन इसके पीछे का रीजन इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं बल्कि आउटर स्पेस से स्पेसक्राफ्ट पर किसी चीज का हिट करना था। लेकिन अगर ये काम किसी मीटरॉइड या फिर स्पेस से जंक ने किया होता तो उसका सिग्नल हमें हर हाल में मिलता। तो इस कंडीशन में अगर वो मीटरॉइड नहीं था, वो कोई स्पेस जंक भी नहीं था, तो भाई वो था क्या? एक और चीज जो इस पूरे ही मिशन को काफी ज्यादा अजीब बनाती है वो ये है दोस्तों कि अपोलो 10 और अपोलो 11 से उलट इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को एक हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरा भी दिया गया था। इंटरेस्टिंगली कमांडर जेम्स लोवेल के अकॉर्डिंग उन्होंने उस चमकती हुई लाइट्स और अजीबोगरीब आवाज की ऑडियो और वीडियोस को भी रिकॉर्ड किया था, जिसके बारे में आगे चलकर नासा ने क्लियरली ये बोला कि वो वीडियो और ऑडियो फाइल्स डैमेज हो गई हैं। आई मीन सीरियसली, एक बार फिर से सिर्फ वही सेलेक्टेड ऑडियोज और वीडियोस जो इस मिस्ट्री से एक ही झटके में पर्दा उठा सकती थी वो फिर से डैमेज हो गई। कम ऑन यार। वेल गाइस, सच तो ये है कि आगे चलकर नासा ने कभी भी ना ही अपोलो 13 से रिलेटेड ज्यादा एविडेंसेस को दुनिया को दिखाया और ना ही एस्ट्रोनॉट्स को ओपनली कभी बोलने भी दिया। लेकिन देखो गाइस, हकीकत तो ये है कि फिर वो चाहे अपोलो 10 हो, 11 हो, 13 हो या फिर दुनिया भर का कोई भी एक ऐसा मिशन जिसमें कोई भी इंसान आउटर स्पेस में गया हो, उन सभी की बातों से ये देखकर तो समझ में आता है कि जिस स्पेस को देखकर हमें ये लगता है कि यहाँ पर मीलों मीलों तक कुछ भी मौजूद नहीं है, शायद वहां की रियलिटी इससे उलट है। अब देखो गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक चीज के पीछे कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग का ही हाथ होता है। सच तो ये है कि वहां पर क्या है, वो किस फॉर्म में है और वो किस तरीके से काम करता है ना भाई, हमें ये तक भी नहीं पता है। और इसलिए हमारे पास जो ये प्लेनेट अर्थ है, हमें इसे ही बचाने और बेहतर बनाने के लिए अपने ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करने चाहिए। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि आखिर अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, या दुनिया भर के जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके साथ आउटर स्पेस में जाकर ऐसा क्या होता है, और आखिर ये बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी इस राज से पर्दा क्यों नहीं उठाती है? आपकी जो कुछ भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइस, इस वीडियो पर दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। सभी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक पहुंचाओ गाइस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक नई मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही जल्द नई मिस्ट्री के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, जय हिंद।